नमस्कार, राज की बात में आपका स्वागत है। पहले कभी विपक्ष की पार्टियों को सबसे ज्यादा डर सीबीआई और ईडी से लगा करता था। ये सारी विपक्षी पार्टियां एकजुट होकर मीटिंग करती और उसके बाद सवाल उठाती। देखिए, प्रधानमंत्री मोदी केंद्रीय एजेंसियों का कितना गलत इस्तेमाल कर रहे हैं। प्रेस कॉन्फ्रेंस किए जाते ईडी और सीबीआई के खिलाफ, यहां तक कि ईडी और सीबीआई के खिलाफ ये लोग सुप्रीम कोर्ट में भी गए। 14 पॉलिटिकल पार्टियां, सब लोग एक साथ मिलकर सुप्रीम कोर्ट गए, पूरी लिस्ट लेकर कि देखिए कैसे सरकार हमें परेशान कर रही है। ये 96 नेता हमारे अभी ईडी के रडार पे हैं, जिसके खिलाफ इंक्वायरी हो रही है। 90% से ज्यादा केसेस जो पॉलिटिकल केसेस है करप्शन के, वो विपक्ष की पार्टियों के नेताओं के खिलाफ है। लेकिन ये नहीं बताया अपने उस लिस्ट में कि 90% जो केसेस हैं उसमें से 75% केसेस ऐसे हैं जो कि 14 से पहले के हैं, यानी कि यूपीए के सरकार के दौरान उसका इन्वेस्टिगेशन शुरू हुआ, एफआईआर दर्ज हुआ, लेकिन उस समय कंक्लूजन पर नहीं पहुंचा गया। 14 के बाद ईडी को खुली छूट मिली कि पॉलिटिकल पार्टियों के लीडर को चेहरा मत देखो, वो किस पार्टी में है ये भी मत देखो, बस सबूत देखो, गवाह देखो, कार्रवाई करो। और इसलिए 14 पार्टियां मिलकर सुप्रीम कोर्ट में गई। वहां हुआ क्या? सुप्रीम कोर्ट ने कहा, आप लोग इतनी पार्टियां मिलकर एक बार आए हैं और आपकी डिमांड यही है कि हमारे नेताओं को गिरफ्तारी से बचाया जाए। यानी सुप्रीम कोर्ट ये आदेश दे दे कि अगर विपक्ष के किसी भी पार्टी के नेताओं के खिलाफ करप्शन के चार्ज है तो उनके खिलाफ अरेस्ट वारंट जारी न किया जाए। सुप्रीम कोर्ट से ये धक्के खाकर बाहर आए, एजेंडा नहीं चला। लेकिन अभी परेशानी की वजह सीबीआई या ईडी नहीं है। न सीबीआई के खिलाफ आजकल ये लोग जहर उगल रहे, न ईडी के खिलाफ बातें कर रहे। हालांकि ऐसा नहीं है कि ईडी की एक्टिविटी कमजोर हो गई है। भूपेश बघेल के घर तक पहुंचने की तैयारी है। पवन खेड़ा से लेकर मल्लिकार्जुन खड़गे तक परेशान है इस बात को लेकर कि कांग्रेस के कई नेता ईडी के रडार पर हैं। लेकिन इस बीच सबसे ज्यादा खतरनाक इन लोगों के लिए लग रहा है वो है चुनाव आयोग। डर के साए में जी रहे हैं और नई कॉन्स्पिरेसी भी चल रही है। इस बीच एसआईआर की प्रक्रिया चल रही है, लेकिन अभी भी बंगाल का भूत इन लोगों के ऊपर सवार है। सुप्रीम कोर्ट में सुनवाई हुई एक दिन पहले, और वही बंगाल के मामले को लेकर ही कि क्या चुनाव आयोग के पास ये अधिकार है कि वो किसी की नागरिकता साबित करने या किसी से नागरिकता छीनने का अधिकार रखता हो। सुप्रीम कोर्ट ने वही बात दोहराई, नहीं, चुनाव आयोग के पास ये अधिकार नहीं है। लेकिन चुनाव आयोग के पास इतना अधिकार तो है कि वो ये साबित कर सके कि अगर वोटर लिस्ट में नाम शामिल होने के लिए भारत का नागरिक होना जरूरी है, तो जितने लोगों के पास वोटर लिस्ट में नाम है और जिसका नाम हट रहा है, जो हट रहा है वो भारत की नागरिकता संशय में आ गई है। और इसलिए उसके बाद काम मिनिस्ट्री ऑफ होम अफेयर्स का है, यानी कि यूनियन होम मिनिस्ट्री के अधिकार क्षेत्र में आता है। वो तय करे, इमिग्रेशन ब्यूरो तय करे कि ये भारत के नागरिक हैं कि नहीं। इसलिए चुनाव आयोग के ऊपर नजर है और अभी चुनाव आयोग की नजर कांग्रेस पर ही पड़ी है। पहले तो ममता बनर्जी निपट गई, केजरीवाल उससे पहले निपट गए, बिहार में ये पूरा विपक्ष निपट गया, महाराष्ट्र में उद्धव ठाकरे, शरद पवार, कांग्रेस सारे चुनाव में निपट गए। इन लोगों ने बड़े पैतरे किए, लेकिन अब तो केवल सिंगल पार्टी यानी कांग्रेस उस लपेटे में आई है। कर्नाटक में एसआईआर की प्रक्रिया चल रही है और यह लग रहा है कि पश्चिम बंगाल के सारे रिकॉर्ड टूट जाएंगे। पश्चिम बंगाल से ज्यादा बड़ा बवाल होगा, वहां हंगामे की तैयारी चल रही है, क्योंकि यह पहला ऐसा स्टेट है जहां पर एनडीए की तरफ से यह बताया जा रहा है कि सरकार कांग्रेस की, अभी चीफ मिनिस्टर डीके शिव कुमार, इन लोगों ने मिलजुल कर एक ऐसी कॉन्स्पिरेसी करनी शुरू कर दी है कि चुनाव आयोग को झांसा दिया जा सके। पश्चिम बंगाल में ममता बनर्जी को मौका कम मिला, वो चीखती चिल्लाती रह गई। जब कम समय मिला तो उस समय दस्तावेजों का खेल पश्चिम बंगाल में शुरू हुआ।
लाइन लगी होती थी दस्तावेज बनवाने के लिए, डॉक्यूमेंट इकट्ठा करो। डॉक्यूमेंट इकट्ठा करते करते ये डॉक्यूमेंट में ही समाहित हो गए, किसी का डॉक्यूमेंट काम नहीं आया। चुनाव आयोग को जब ये पता चला था तो उसके बाद एक एक करके डॉक्यूमेंट्स को बाहर करते गए कि नहीं, बर्थ सर्टिफिकेट है, कब का बना हुआ है, नहीं मान्य होगा। अगर आपने म्युनिसिपैलिटी से सर्टिफिकेट लिया है, नहीं मान्य होगा। अगर आपने एफिडेविट बनवा के कोर्ट के सामने, ये मालदा में, मुर्शिदाबाद में लंबी कतारें लगी रहती थी, लेकिन फिर भी हुआ क्या, नाम गया, और नाम जिसका गया उसके खिलाफ कार्रवाई भी चल रही है। सारी योजनाओं का लाभ इनसे छीना जा रहा है। अन्नपूर्णा योजना का लाभ छीना जा रहा है। पीडीएस सिस्टम में से इन्हें बाहर किया जा रहा है। मतलब अब शरणार्थी बनो, रिफ्यूजी बनो, या फिर राज्य को छोड़कर भाग जाओ। लेकिन उस प्रक्रिया के बीच इन लोगों ने संरक्षण की कोशिश जरूर की। पश्चिम बंगाल में जब लगने लगा कि नहीं, अब यहां पर तो ममता बनर्जी संरक्षक नहीं बन सकती है, तो कहां जाए, उन्हीं राज्यों में जाएं जहां पर विपक्षी पार्टियों की सरकारें हैं। उसमें कर्नाटक, तेलंगाना, तमिलनाडु और उसके साथ साथ केरल, इन सारे जगहों पर इन लोगों ने अपने आप को शिफ्ट किया। लाखों घुसपैठिए इधर उधर हुए। तमिलनाडु में अभी भी अभियान चल रहा है, सेंट्रल फोर्स तैनात है, वहां भी डिटेंशन कैंप बने हैं। लेकिन फिर भी कर्नाटक की स्थिति कुछ और है। कर्नाटक में एसआईआर की प्रक्रिया चल रही है और वहां पर सवाल कौन उठा रहा, कांग्रेस पार्टी नहीं उठा रही, कांग्रेस हंगामा नहीं कर रही, बल्कि कांग्रेस और उसकी पूरी मशीनरी यही ममता बनर्जी जो गलती की थी उसको सुधारने की कोशिश, मतलब दस्तावेज, मतलब अपने कर्मचारियों को अपने साथ रखना। और इसीलिए सवाल उठा रही है भारतीय जनता पार्टी, सवाल उठा रही है जनता दल सेकुलर। एनडीए के नेताओं ने पिछले दिनों चुनाव आयोग के पास एक शिकायत की, क्योंकि अब यह प्रक्रिया चल रही है। 2 सप्ताह के लिए एसआईआर की प्रक्रिया को बढ़ाया गया है। मतलब 8 अगस्त तक एसआईआर की प्रक्रिया चलेगी। उसके बाद 17 अगस्त को ड्राफ्ट लिस्ट आएगा और 17 अगस्त के बाद इनको समय दिया जाएगा कि आप अपने क्वेरी अपने साथ रखिए और हमें जो भी आपके पास डॉक्यूमेंट्स हैं जिसका वेरिफिकेशन नहीं हुआ, अगर कोई आपके पास सवाल है तो उसको ऑब्जेक्शन के तौर पर वहां सबमिट कीजिए। फिर 16 सितंबर तक इनको ये सारे सबमिट करने हैं और 19 अक्टूबर को फाइनल एसआईआर की लिस्ट सामने आएगी। इसका मतलब है कि 19 अक्टूबर तक एसआईआर की प्रक्रिया वहां पर चलती रहेगी। लेकिन इस बीच जो वहां पर कर्नाटक में इन लोगों ने खेल करना शुरू किया, क्योंकि इन लोगों का अनुमान है 85 लाख वोटर जा रहे हैं, मौलाना वोटर सबसे ज्यादा है इसमें, और इसीलिए एनडीए की तरफ से एक डेलीगेशन गया चुनाव आयोग के पास और सबसे पहले बोला कि जिस तरीके से यहां पीआरसी चल रहा है और उसके बाद जो कर्मचारियों के साथ सरकार की साठगांठ है, बीएलए और बीएलओ यानी बूथ लेवल एजेंट, बूथ लेवल ऑफिसर, ऑफिसर सरकारी अधिकारी, बूथ लेवल एजेंट अपनी अपनी पार्टियों के 54,000 बीएलए की नियुक्ति अब कर दिया है कांग्रेस ने और उसके साथ बीएलओ के साथ एक दूसरे को जोड़ दिया। डोर टू डोर कैंपेन नहीं हो रहे बल्कि एक जगह बैठकर दस्तावेज दिए जा रहे हैं। यही शिकायत थी और शिकायत में स्पष्ट तरीके से कहा गया कि नहीं, ये केवल किसी जगह की बात नहीं है बल्कि मस्जिदों में बैठकर, मदरसों में बैठकर, इस्लामिक संस्थानों में बैठकर, एनजीओ के साथ बैठकर ये दस्तावेजों के आधार पर ये बूथ लेवल एजेंट और बूथ लेवल ऑफिसर, बीएलओ और बीएलए, ये कांग्रेस के एजेंट बनकर ये दोनों अपलोड कर रहे हैं ताकि कम से कम वोट कट सके। और ये मस्जिदों का कांड है। मस्जिदों में लाखों दस्तावेज, 1500 से ज्यादा मस्जिदों में दस्तावेज बनाए जा रहे हैं और उसे बूथ लेवल ऑफिसर बीएलओ को बुलाकर वहीं पर अपलोड कराया जा रहा है। तो सबसे निचली इकाई तो वही है, बीएलओ। बीएलओ अपलोड करता है और उस दस्तावेज का वेरिफिकेशन आगे होगा। एआई का इस्तेमाल किया जा रहा है, लेकिन ऐसी स्थितियों में भी समस्या वहीं की वहीं है। इसलिए एनडीए का प्रतिनिधि मंडल गया, चुनाव आयोग ने उन सवालों को देखा, परेशानियां देखी और उसके बाद वहां के अधिकारियों पर शिकंजा कसना शुरू कर दिया। यह बंगाल से भी बड़ा कांड है। बंगाल में जिस तरीके से अधिकारी बदले गए, ऑब्जर्वर बदले गए, माइक्रो ऑब्जर्वर नियुक्त किए गए,
कर्नाटक में भी ऐसा ही किया जाएगा, क्योंकि शिकायतें आई और उसके बाद 2 सप्ताह के लिए एसआईआर की प्रक्रिया को आगे बढ़ा दिया गया। अब यह जरूरी नहीं है कि यह 2 सप्ताह ही बढ़ाया जाए। अगर चुनाव आयोग को यह लगता है कि इसमें भी काम नहीं हो रहा, क्योंकि इन लोगों ने कॉन्स्पिरेसी बड़े लेवल पर की है, 2 सप्ताह और बढ़ाया जा सकता है। फाइनल लिस्ट आने में कम से कम यह होना चाहिए कि फर्जी वोटर नहीं रहे। 85 लाख के लगभग लिस्ट है और ये जो आरोप लगाए गए, उसके बाद एक केंद्रीय मंत्री हैं शोभा करांदजले, इन्होंने सीधे अमित शाह के पास एक लेटर लिखा। कर्नाटक से ही आती है, ग्राउंड रियलिटी के बारे में जानकारी है। गृह मंत्री अमित शाह को लेटर लिखा और कहा कि यहां पर गृह मंत्रालय का इंटरवेंशन जरूरी है। यानी गृह मंत्रालय का इंटरवेंशन का मतलब क्या होता है? सेंट्रल फोर्स की तैनाती उसी तरीके से जैसे कि पश्चिम बंगाल में की गई थी, वहां भी सेंट्रल फोर्स तैनात होने चाहिए और उसके साथ साथ केंद्रीय कर्मचारी वहां भी नियुक्त होने चाहिए, जिसको लेकर ममता बनर्जी हाई कोर्ट गई, सुप्रीम कोर्ट गई कि देखिए पूरी प्रक्रिया में दूसरे स्टेट के कर्मचारी, आईएएस अधिकारी, आईपीएस अधिकारी यहां पर बुलाए जा रहे हैं, ये बांग्ला नहीं जानते। लेकिन उसी तरीके से ड्रामा वहां भी होगा कि ये कन्नड़ नहीं जानते, ये कैसे वेरीफाई कर पाएंगे? होगा कुछ नहीं। पश्चिम बंगाल में भी हुआ कुछ नहीं। और जो सेंट्रल पूल के अधिकारी, स्टेट पूल के अधिकारी थे, उन दोनों के बीच के सामंजस्य को देखते हुए हाईकोर्ट ने भी कहा कि नहीं नहीं, यहां पर चुनाव आयोग का अधिकार है, आप उसमें हस्तक्षेप नहीं कर सकती हो। ममता बनर्जी मुंह की खाकर लौट आई थी। डीके शिव कुमार की भी वही स्थिति है, क्योंकि कॉन्स्पिरेसी तो बड़े स्तर की चल रही है और इसीलिए अब सेंट्रल फोर्स की तैनाती की बात चल रही है। लेटर भेजे जा रहे हैं। कर्नाटक में बीजेपी के नेता केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह से बात कर रहे हैं, उनको आवेदन पर आवेदन दे रहे हैं कि नहीं, कर्नाटक में अगर सही तरीके से एसआईआर नहीं हुआ तो ये कांग्रेस वाले जो कॉन्स्पिरेसी कर रहे हैं, ये बंगाल से भी बड़ी कॉन्स्पिरेसी है और यहां पर मौलानाओं का अड्डा बन जाएगा। ये पीएफआई का यहां पर हस्तक्षेप है, बैन होने से कुछ नहीं होता, कैडर उसके हैं ही। एसडीपीआई चुनाव लड़ती है, यहां पर इन लोगों ने पूरा अड्डा बना लिया है। मस्जिदों में, मदरसों में, हर जगह पर दस्तावेज बनाए जा रहे हैं। कांग्रेस की सरकार है, उसको हेल्प भी कर रहा है। तो ऐसी स्थिति में अब सेंट्रल फोर्स की तैनाती, अमित शाह की एंट्री और अभी कर्नाटक में कुछ समय के बाद ये जो बवाल होगा वो बंगाल से भी बड़ा बवाल होगा, क्योंकि कर्नाटक में तो बंगाल का भी रिकॉर्ड टूटने वाला है। तो इसी तरह की खबरों के साथ फिर से हाजिर होंगे। तब तक के लिए बने रहिए हमारे साथ और देते रहिए हमें सहयोग, ताकि इसी तरह की खबर हम आपके लिए लाते रहें। धन्यवाद।